खराब नहीं करना आपका डिबेट, मुझे शौक नहीं है आपके डिबेट में ना आने का ना खराब करने का। तो आप भविष्य में यह भी इतिहास पढ़ाया जाएगा, चित्रा आप ही बहस करेंगी, हो सकता है आपके बच्चे बहस करें, लेकिन सुपवा तो बोले बोले चलनियों बोले जिसमें 72 छेद। पिक्चर चालू करो बे। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है, आपसे ही शुरुआत करते हुए उनकी ओर से 2 टूक कहा गया कि सरदार पटेल की बात अगर मानी गई होती तो फिर आज परिस्थिति, इतिहास और भूगोल कुछ और रहता। भारी भूल हुई है इतिहास में जिसका वर्तमान खामियाजा भुगत रहा है। राजपूत साहब, कुछ भी। बहुत शुक्रिया आपका चित्रा। 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट कहता हूं। पहली चीज तो ये है कि प्रधानमंत्री जी 75 साल के होने जा रहे हैं। ये आज क्या नाम जो हमारे सामने आतंक का युद्ध है, इससे पहले 1948 से पहले और आज तक भारतीय जनता पार्टी वालों के मुंह में दही जम गई थी, या आंखों में मोतियाबिंद हो गया था, या कान बहरे हो गए थे। 48 से लेके आज तक ये पन्ने इन्होंने नहीं खोले। आज ये पन्ने क्यों खोल रहे हैं? इसका स्पष्ट उत्तर आता है कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी नाकामी, अपनी विफलता और अपनी कायरता इतिहास के पन्नों के पीछे गलत को छुपाना चाहते हैं। जैसे छिपकली जो है तमाम कीड़े खाकर के नेहरू जी की तस्वीर के पीछे छुप जाती है, वैसे ही प्रधानमंत्री जी अपनी निकम्मापन, कायरता, विफलता ये कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों के पीछे छुपाना चाहते हैं। गजब बेइज्जती है भाई, ये अगर चर्चा आपको इतिहास पर करनी है तो आपको इतिहास में करनी चाहिए थी ना। हम इसके प्लस माइनस पे नहीं जाते, हमारा कोई शर्म का इतिहास नहीं, हमारा गर्व का इतिहास है। इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लंबी चर्चा घंटों की कर सकते हैं। इतिहास की अगर बात ही नहीं करनी होती तो ये तीन इतिहास की किताबें क्यों पढ़ाई जाती? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। इतिहास तो बताने और समझने की चीज है ना कि इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज है, तो उसको लेकर इतनी ज्यादा आपत्ति क्यों? सुरेंद्र राजपूत जी, आपको तो गर्व से बोलना चाहिए कि हाँ हम लोगों ने कोई गलती नहीं की। आप भी बैकफुट पर क्यों जा रहे हैं राजपूत साहब, अगर कोई गलती नहीं हुई है? बिल्कुल। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं हाँ मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ चित्रा जी। इतिहास का अगर पठन पाठन आपको करना है, क्लास को BA MA करने के लिए तो हर साल करना पड़ता है। आपको इतिहास की बातें करनी है तो ऐतिहासिक संदर्भों की बात की जाती है। जिस समय आप किसी युद्ध में असफल, विफलता और क्या नाम आपकी नीति, राजनीतिक, रणनीतिक आपकी भूल है, उसी समय आपको पटेल जी याद आते हैं, उसी समय आपको कश्मीर याद आता है। मेरा यह कहना है कि आज ही क्यों, आज से पहले क्यों नहीं? आज से 6 महीने पहले चित्रा ने डिबेट क्यों नहीं की? आज से 9 महीने पहले, 1 साल पहले, 4 साल पहले? हम तो एक दूसरे को 15-20 साल से जानते हैं ना। आज ही क्यों ये डिबेट हो रही? तो सवाल का उत्तर ये आता है कि हम POK ले सकते थे, हमारी सेना फौज हमारी बॉर्डर पर खड़ी थी, हमने 15 एयरबेस जो है पाकिस्तान के नष्ट कर दिए थे, 9 आतंकी अड्डे नष्ट कर दिए थे, पाकिस्तान की आतंकी सेना को घुटनों पर ला दिया था। शहबाज शरीफ क्या नाम चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ करके, सिंधु जल समझौता हमने रद्द कर दिया था। ऐसे में हमने जो वो किया, सीज फायर किया किसी तीसरे के कहने पर, जो हमने कायरता की, जो हमने रणनीतिक विफलता की और जो हमने डर दिखाया, उसकी वजह से आज की डेट में इतिहास के पन्नों के पीछे छुपने के लिए मजबूर है भारतीय। ठीक है, राकेश सिन्हा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। के शर्मा जी, कवाली बेइज्जती, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सवाल का जवाब मैं कांग्रेस पार्टी से ले लूंगी। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी भी जुड़े हुए हैं, बाकी भी 3 मेहमान हैं, एक टिप्पणी सभी की लेते हुए। राजकुमार भाटी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, अगर सहूलियत के हिसाब से हम अपने अपने नायक चुनेंगे तो देश को कहां पर ले जाकर हम खत्म करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश का नायक तो एक ही हो सकता है ना। अब उस पर आपके नायक कुछ और, कांग्रेस के कुछ और, बीजेपी के कुछ और, जनता कंफ्यूज कि वो अपना नायक फिर किसको बनाए। ये सहूलियत की पॉलिटिक्स हो रही है क्या देश के नायकों को लेकर? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि देश का नायक एक ही हो, देश के हमारे कई नायक भी हो सकते हैं और हैं। अलग अलग क्षेत्र में हमारे नायक हैं। सामाजिक समता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, दलितों शोषितों के लिए जो काम किया, वो भी देश के नायक हैं। देश की आज़ादी के लिए जो महात्मा गांधी ने काम किया, शहीद भगत सिंह कुर्बान हो गए देश पे, वो भी हमारे नायक हैं। और नेहरू ने भी 10 साल से ज्यादा जेल काटी आजादी के लिए, नेहरू जेल में रहे। इंदिरा जी ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, उन्हें गोलियों से भून दिया गया। राजीव गांधी की हत्या देश के लिए ही हुई।
जो जिस परिवार के परिवार से 3-3 लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हो, आज उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जाए, ये अपने आप में बहुत अजूबी बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मित्र अक्सर नेहरू जी की आलोचना करते हैं और सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। तो राकेश सिन्हा जी पढ़े लिखे आदमी हैं, इनकी बहुत पढ़ने की आदत है, इन्होंने जरूर वो पत्र पढ़ा होगा जो सरदार पटेल जी ने 27 फरवरी 1948 को देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखा था। मैं उस पत्र की पंक्तियां चूंकि तो पढ़ के सुना देता हूं चित्रा जी। सरदार पटेल जी ने अपने पत्र में लिखा कि सावरकर के सीधे मार्गदर्शन में हिंदू महासभा के एक कट्टर वर्ग ने यह षड्यंत्र रचा। गांधी जी की हत्या के बारे में कह रहे हैं वो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का षड्यंत्र सावरकर के सीधे मार्गदर्शन पर हिंदू महासभा के कट्टर वर्ग ने रचा और उसे अंजाम दिया। ऐसा लगता है कि इस साजिश में कोई 10 लोग शामिल थे। यह सच है कि उनकी हत्या का स्वागत आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने किया। अब मुझे राकेश सिन्हा जी और के शर्मा जी बताते हैं कि ये तो सरदार पटेल कह रहे हैं और वो उस समय देश के गृह मंत्री थे और गृह मंत्री के पास तो सटीक सूचना होती है। जो पुलिस ने जांच की होगी, जो सबूत मिले होंगे, वो गृह मंत्री को जरूर पता होंगे। तो सरदार पटेल ने ही आरएसएस पर पाबंदी लगाई। सरदार पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी लगाते हुए लिखा कि गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के कार्यालयों में मिठाई बांटी गई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खुशियां मनाई गई। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास की चर्चा कर रहे हैं तो इतिहास हमें यह भी बताता है कि आजादी की लड़ाई से आरएसएस और महासभा दूर थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का सावरकर जी विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का समर्थन कर रहे थे। तिरंगे झंडे का सावरकर जी ने विरोध किया था। भारत के संविधान का गोलवलकर जी ने लेख लिख के विरोध किया था कि हमें संविधान स्वीकार नहीं है, हम मनुस्मृति पर आधारित संविधान बनाएंगे। अब वो आपका स्वागत है राकेश सिन्हा जी और के शर्मा जी, आपका मैं इस बात के लिए स्वागत करूंगा कि अब आपके विचार बदल गए हैं। अब आप तिरंगे के समर्थक हैं, भारत के संविधान के समर्थक हैं। तो हम तो नहीं कहना चाहते कि आज भी हम आपको गलत ठहराएं। आज आप अपनी जगह सही है, झंडे को लेकर और संविधान को लेकर, लेकिन इतिहास तो आपका कलंकित है। हाँ, आपने सरदार पटेल की चिट्ठी का जिक्र किया। बस हवा निकल गई। राहुल गांधी कहाँ बोल रहे हैं? बोल भी नहीं रहे हैं ना, सावरकर को लेकर कहाँ बोला उसके बाद? हाँ, वो दिख रहा है मुझे। नहीं, क्यों नहीं बोल रहे, ये समझने लायक सारी चीजें, सारा समय आपके पास भाजपा और भाजपा के समर्थकों के लिए है, कांग्रेस के लिए आपके पास समय नहीं। दिखाई दे रहा है ना, वो पहले तो आप कह रही थी 6 के 6 सब मित्रों को देना है, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे, समय देंगे। राजपूत जी, इतना उतावला होना ठीक है ना। ये तो आपका ये किस तरीके से आप स्टूडियो में बैठ करके नैतिक बेईमानी करती बात तो पूरी करने नहीं, नैतिक बेईमानी बेईमानी कर रही हूँ या कितनी ईमानदारी कर रही हूँ? मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। पूछ से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप अपना बिल्कुल सर्टिफिकेट बेईमानी कर रहे हैं, मेरा स्पष्ट आरोप है। आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है आपसे, मुझे कोई इच्छा नहीं है। अब मेरा डिबेट खराब करना हो तो आप चिल्लाते रहिए लगातार। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा डिबेट खराब करना हो तो आप चिल्लाते रहिए लगातार। खराब नहीं करना आपका डिबेट, मुझे शौक नहीं है आपके डिबेट में ना आने का ना खराब करने का, लेकिन खराब करने का तो शौक दिख रहा है मुझे कि पहले सारे मेहमानों को ले लूं, तब मैं दोबारा से एक काम कीजिए, आकर आप एंकर की कुर्सी पर बैठ जाइए और उसके बाद आप डिबेट कर लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आप ही कर लीजिए, आप ही एंकर बन जाइए, उसके बाद आप ये आवाज धीमी कीजिए। ये तरीका बिल्कुल गलत है सुरेंद्र राजपूत जी। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। अब आनंद दुबे जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बीजेपी को सावरकर पर जो सलाह उद्धव ठाकरे दे रहे हैं या आपकी पार्टी दे रही है, वही सलाह राहुल गांधी और उनकी पार्टी को क्यों नहीं दे देते? आप लोग क्यों नहीं बताते कि सावरकर वीर हैं? पहले अपने गठबंधन को लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं और बीजेपी से बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि उनको आप आके भारत रत्न दीजिए। पहले खुद तय कर लीजिए ना अपने इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ। आनंद दुबे जी। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। चित्रा जी नमस्ते। आज देशभक्त वीर सावरकर जी की जयंती है, हम उनको नमन करते हैं, याद करते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी और सरकार उनको भारत रत्न देगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि नहीं दे पाई। कोई बात नहीं, हम तो अपने सभी महापुरुषों का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी आदरणीय है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी आदरणीय है।
लेकिन दुख तब होता है जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, केवल भाजपा के नहीं हैं, वो महापुरुषों में भी भेदभाव करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तारीफ करते हैं। आप बताइए कि पीओके 77 साल पुराना एक हमारे दिल में रोज चोट पहुंचाने वाला विषय है, वो हमारा अपनी भूमि है, हमारी मातृभूमि है। ये शुभ अवसर था 2025 में, हम उसे ले सकते थे। एकदम अगले पायदान पर खड़े थे, पाकिस्तान की नानी याद आ गई थी, हमने नस्तो नाबूद करना शुरू भी कर दिया था, आतंकवादियों का खात्मा भी शुरू किया था और हमारी सेना ने जो शौर्य, जो पराक्रम दिखाया कि इस बार पूरा अवसर था, पूरी दुनिया निगाह लगाए बैठी थी और करीब करीब सब भारत के साथ खड़े थे, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र बिंदु है, केवल भारत के लिए खतरा नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। कहां चूक हो गई, क्यों हम पीओके नहीं ले पाए, किससे पूछना था? पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूरा विपक्ष आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, कह रहा है एक सुर में जो करना है प्रधानमंत्री जी करिए, हम आपके साथ हैं। जब घरेलू राजनीति का समय आएगा तब हम आपस में लड़ लेंगे। आज हम आपसे लड़ने नहीं आए हैं, आपके साथ खड़े होने आए हैं। कहां चूक हुई ये आज तक न देश की जनता को पता चल पा रहा है, न तो विपक्ष को पता चल पा रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। दूसरा, बलूचिस्तान को अलग देश बनाने के लिए हमें क्या करना था? हमें बलूचिस्तान को सैन्य मदद ही तो करनी थी। वहां भी कूटनीतिक ढंग से हम चूक गए, तो बलूचिस्तान भी अलग नहीं करवा पाए, पीओके भी नहीं ले आ पाए। 2025 में हम बैठे हैं, विकसित भारत बनाना है। प्रधानमंत्री जी 77 साल पहले 1947 की बात करते हैं, उस समय क्या हुआ, पीओके में क्या हुआ, राजा हरि सिंह जी कैसे बात कर रहे थे, किसका दबाव था, माउंटबेटन ने कैसे नेहरू जी से बात की। ये सारी इतिहास की बातें आज लोग सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं। आज लोग सुनना पसंद कर रहे हैं कि 2025 का भारत, जिससे आंख मिलाओगे तो आंख दिखाएगा और अगर प्रेम करोगे तो प्रेम करेगा, वो भारत पीओके लेते कैसे चूक गया? ये किसकी विफलता है? पाकिस्तान को हमने नानी याद दिला दी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जब फेल हो गए मोदी जी तब इतिहास का सहारा ले रहे हैं। आप ये कह रहे हैं 2025 का भारत नया भारत है। अब 11 साल से तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री है, वहीं आपके इंडिया गठबंधन के साथ इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आपको जली ना, तेरी भी जली ना। दुबे जी 5 सेकंड में आप बोल लीजिए, सुरेंद्र राजपूत जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। प्लीज आप थोड़ा नाराज मत होइएगा। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। अब 5 सेकंड में, जल्दी से 5 ही सेकंड मांगा है, बोलिए। चित्रा जी, जब हम किसी पड़ोसी मुल्क से लड़ते हैं, हमारी सेना लड़ती है। जब 26/11 का हमला हुआ तो अजमल कसाब को जिंदा हमारे पुलिस के जवान ने पकड़ा। वहां सरकारें नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टियां नहीं होती। इतने गंभीर विषय पे कृष्णा हेगड़े जी को क्या जानकारी नहीं है? जब बात देश की हो जाए, बात सेना की हो जाए, बात पुलिस की हो जाए, तब सब कुछ पीछे हो जाता है, केवल वो आगे रहते हैं। तो इसमें राजनीति न कीजिए। उसी अजमल कसाब को फांसी देने का काम सरकार ने किया ना, किसी बीच में ना बोल। राजपूत जी, बहुत सारे सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे गए थे, आपने सवाल सुन लिया, आप जवाब दे दें प्लीज। शुक्रिया चित्रा। 3-4 चीजें राकेश सिन्हा जी ने पूछी, तो राकेश सिन्हा जी को उस पत्र का भी ध्यान होगा जो उन्होंने नेहरू को लिखा था और स्पष्ट रूप से कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद मेरे नेता नेहरू हैं। इसके बाद कि सारी चीजें बंद हो जाती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी पटेल को अपना आदर्श मानती है तो अपना नेता नेहरू को माने, हम मान लेंगे इसकी बात। दूसरी बात, सावरकर जी के लिए बड़ी बड़ी बातें, हम और इतिहास में नहीं जाना चाहते। सावरकर जी पर डाक टिकट भी हम ही लोगों ने किया था। सावरकर जी पर एक ही चीज बता देना, सावरकर जी तो शायद राकेश सिन्हा जी 67 तक जिंदा रहे। 66 आप 1948 से लेके 1967 तक, हाँ 66 तक, 1948 से लेके 1966 तक जनसंघ के एक कार्यक्रम में, जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, उसमें एक कार्यक्रम में आप सावरकर जी की फोटो दिखा दीजिए। एक में, किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में आप सावरकर जी की फोटो दिखा दीजिए। अरे सावरकर जी के नाम पे आप लोग भिखारी की तरीके से वोट मांगते हैं। 66 तक जब तक जिंदा थे सावरकर, उनको पूछने कोई नहीं गया, पेंशन दी तो भी कांग्रेस ने दी। इस तरीके की बातें मत किया कीजिए। मूल रूप से आप लोग सिर्फ भिखारी हैं वोटों के, वैचारिक रूप से दरिद्र लोग हैं। अच्छा बात नहीं है। आप इस चीज को, मुद्दा क्या है? मुद्दा आज महापुरुषों के नाम पर अपनी कायरता छुपा रहे हैं। अभी चित्रा कह रही थी कि मोदी जी का, भाई
सिंदूर ऑपरेशन, सेना के ऑपरेशन पर किसी ने कोई सवाल नहीं। सेना के शौर्य पर, सेना के पराक्रम पर, सेना के प्रोफेशनलिज्म पर हमने बिल्कुल भूरी भूरी प्रशंसा की। सेना तो पीओके को लेने को तैयार खड़ी थी, सेना बलूचिस्तान को आजाद करने को तैयार खड़ी थी। आखिर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वो कौन सा दबाव था जिसकी वजह से सेना का सीज फायर हुआ? जैसे आप इतिहास आज पढ़ रहे हैं ना राकेश सिन्हा जी, के शर्मा तो कहना बेकार है, जैसे आज आप इतिहास पढ़ रहे हैं ना, क्या नाम, और अमित शाह जी पढ़ रहे हैं, भविष्य में यह भी पढ़ा जाएगा कि जब हमारी सेना पीओके को लेने को तैयार खड़ी थी, उस वक्त अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पीओके क्यों नहीं लिया। 3 दिन अगर और युद्ध होता, जैसे जवाहरलाल जी के लिए कहा था अमित शाह जी ने कि 3 दिन और युद्ध होता तो पीओके हमारा होता, तो आप भविष्य में यह भी इतिहास पढ़ाया जाएगा। चित्रा, आप ही बहस करेंगी, हो सकता है आपके बच्चे बहस करें, लेकिन यह इतिहास पढ़ाया जाएगा अगर 3 दिन और हमारा युद्ध हो जाता तो पीओके हमारा होता। अरे एंकर नहीं हो सकता, अरे सुनिए, एंकर नहीं प्यारी समझ गई बनेंगे तो चैनल के हेड बनेंगे, भगवान करेगा चैनल चलाएंगे। ठीक है सर, बढ़िया, इसका नाम दुनिया का बढ़िया, तब तो स्काई नेट भी आ जाएगा ना। तो आप मेरी बात समझिए, उस वक्त लोग ये कहेंगे कि अगर 3 दिन और युद्ध हो गया होता, 3 दिन, तो आज जो है हमारे पास पीओके होता। आप अपनी कायरता छुपा रहे हैं, आप सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस को भेज रहे हैं, हम सब तैयार हैं, लेकिन 73 देशों में 126 यात्रा करने के बाद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक भी साथी नहीं मिलता तो क्या यह विदेश नीति की विफलता नहीं है? नहीं मानी जाएगी विदेश नीति की विफलता? उधार का सिंदूर लगा करके सुहागिन बन रहे हो। पटेल तो हमारे, मानो पटेल को नेता, अगर आप पटेल को नेता मानते हो तो नेहरू को भी नेता मानो, अगर आप में वो है तो। लेकिन आप में चूंकि इतिहास के पन्नों में गड़बड़ करके अपनी शर्म को छुपाते हैं आप, अपनी कायरता को छुपाते हैं आप, अपने डरपोक पने को छुपाते हैं आप। तो हमारा तो बड़ा स्पष्ट मानना है चित्रा जी कि आज की डेट में जिस तरीके से ये लोग ऑपरेशन सिंदूर की सेना की सफलता को क्या नाम भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक विफलता को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई हो, आज की डेट में कैसे हिम्मत पड़ रही है उसकी कि मैंने युद्ध सीज फायर कराया? कैसे उसकी हिम्मत पड़ रही है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जो जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं उनको शहबाज शरीफ के बराबर ग्रेट लीडर कह रहा है? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान का सेना की कठपुतली है, क्या मेरे प्रधानमंत्री तो जनता के चुने हुए सेवक है ना? उन दोनों को कह रहा कोई प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकल रहा है? निकल रहा हो एक शब्द तो हमें बता दीजिए। दूसरी तरफ कह रहे चीन के छोटे छोटे जो क्या नाम वो गणेश जी छोटे आंखें हो रही हैं। अरे भाई, सरदार पटेल की आपने आंखें छोटी कर दी चीन से मूर्ति बनवा करके, तब आपके मुंह में दही जमी हुई थी। ठीक है, सरदार पटेल की मूर्ति चीन में क्यों बनवाई? आज की ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। नहीं, मैं तो संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि ये शिगुफे छोड़ना और चरित्र हनन करना और भ्रम की स्थिति पैदा करना बीजेपी आरएसएस की पहचान है। इनके एक बहुत बड़े नेता थे जो जनसंघ और भाई बीजेपी के उस समय के सबसे बड़े नेता माने जाते थे और इनके विचार गुरु भी थे, दीनदयाल उपाध्याय जी। उनकी हत्या हुई मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर, तो ये खूब चिल्लाते थे कि इनकी हत्या की सीबीआई जांच कराई जाए और इसमें राजनीतिक हत्या है। और ये अब इनकी 8-9 साल से यूपी में सरकार है, पहले भी कई बार बन चुकी हैं, केंद्र में 11 साल से सरकार है, इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की जांच क्यों नहीं कराई? इसका जवाब देंगे राकेश सिन्हा जी और के शर्मा जी। दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की वो खुल गई, अब कैसे कैसे हुई, किसने की? और जनसंघ के और बड़े नेता बलराज मधोक ने किताब लिख के ये आरोप लगाया था कि उनकी हत्या में अटल बिहारी वाजपेयी शामिल थे। ये आरोप बलराज मधोक ने लगाया, जनसंघ के जो अध्यक्ष थे उस समय बीच में ना बोल। अभी के शर्मा जी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हम कांग्रेस के साथ चले गए। सुपुआ तो बोले छलनियों बोले, जिसमें 72 क्षेत्र जो अजीत पवार जी के 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के साथ जा सकती है, जो पीडीपी के साथ जा सकती है, जो दुनिया के सारे कुकर्म कर सकती है, वो हमको ज्ञान बांट रही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।